नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में और उससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। प्रश्न हमारा ये है, बाणभट्ट की आत्मकथा की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हम देंगे परिचय। परिचय में लिखेंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। यह ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं। पहला बाणभट्ट, दूसरा भट्टिनी तथा तीसरा निपुणिका। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1946 में राजकमल प्रकाशन ने किया था। बाणभट्ट के का समय उत्तरगुप्त है। वह महाराजा हर्षवर्धन का राजकवि है। उसने अपनी कालजयी कृति हर्षचरित्र में अपने जीवन के लिए सूचनाएं और संकेत दिए हैं। द्विवेदी जी ने उसकी ऐतिहासिकता को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया है। इसका नवीन प्रकाशन 1 सितंबर 2010 को किया गया था। यह उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की विपुल रचना सामर्थ्य का रहस्य उनके विशद शास्त्रीय ज्ञान में नहीं बल्कि उस पारदर्शी जीवन दृष्टि में निहित है जो युग का नहीं, युग युग का सत्य देखती है। उनकी प्रतिमा ने इतिहास का उपयोग तीसरी आंख के रूप में किया है और अतीतकालीन चेतना प्रवाह को वर्तमान जीवन धारा से जोड़ पाने में वह आश्चर्यजनक रूप में सफल हुई है। बाणभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और गरिमा में तथाकृति होते हुए भी महाकाव्य की गरिमा से पूर्ण है। कथानक लिखेंगे अपन। देखिए, कथानक में इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को बड़ी कलात्मकता से गूंथकर एक ऐसी कथाभूमि निर्मित की है जो जीवन सत्यों में रसमय साक्षात्कार करती है। इसका कथानक कोरा भावुक कवि नहीं वरन कर्म निरत और संघर्षशील जीवन योद्धा है। उनके लिए गंभीर केवल भार नहीं, मिट्टी का ढेला नहीं, बल्कि उससे बड़ा है और उनके मन में आर्यावत के उदार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। अपने को निशेष भाव से दे देने में जीवन की सार्थकता देखने वाली और सब कुछ भूल जाने वाली साधना में लीन महादेवी भट्टिनी के प्रति उनका प्रेम जब उच्चता का वर्ण कर लेता है, यदि गूंज अंत में रह जाती है। किसी उपन्यास का कथा के पात्र अध्ययन दूसरे पात्र के साथ उसके संबंधों की पड़ताल के बिना संभव नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में निपुणिका और भट्टिनी राजकुमारी चंद्र दधीची जैसे प्रमुख पात्रों की चर्चा और विश्लेषण विशेष रूप में आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मूल कथान बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका के संबंधों के माध्यम से बुनी गई है। देखो, इस कहानी में 3 प्रमुख पात्र हैं। एक तो बाणभट्ट है और भट्टिनी है और निपुणिका है। ये कहानी इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमती है और ये राजा हर्षवर्धन के समय की है। लेकिन इन तीनों प्रमुख पात्रों में आपसी संबंधों की ही कहानी नहीं है, बल्कि तीनों के जीवन संघर्ष और एक सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के संघर्ष की भी कहानी है। 2 स्त्रियों के साथ एक ही समय में बाणभट्ट का रागात्मक संबंध है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति होती भी तो है और नहीं भी होती है। ये पात्र प्रेम में डूबे हुए हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, लेकिन प्रेम को अपने भीतर ही शमित और दमित किए हुए। देखो, प्रेम तो वो आपस में करते हैं, लेकिन उनके प्रेम में कोई गंदगी नहीं है। वो निश्चल भाव से मन ही मन करते हैं, एक दूसरे को बताते नहीं हैं। लेकिन यह प्रेम भाव की वजह से एक साथ नहीं है, एक विशिष्ट सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य या मिशन के प्रति समर्पित है, इसलिए एक साथ है। बाणभट्ट, निपुणिका और भट्टिनी तीनों का वर्ग, चरित्र और पृष्ठभूमि भिन्न है। यह राजदरबारी कवि और पंडित है। निपुणिका
शोषित दलित, साधारण स्त्री और भट्टिनी राजकुमारी है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि निपुणिका एक साधारण स्त्री है जो शोषित दलित वर्ग से आती है, और जो भट्टिनी है वह राजकुमारी है। इनकी पृष्ठभूमियों में इतनी भिन्नता के बावजूद ये तीनों विचार और संदेश के एक धरातल पर जीते हैं। भट्टिनी भले ही केवल भट्ट को नरलोक से लेकर किन्नर लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय, एक करुणा प्रिय चित्त को हृदयगम करने में समर्थ मानती है, जबकि वास्तविक यह है कि उपन्यासकार ने यह भावना तीनों ही पात्रों में पिरोई है। इसलिए शायद तीनों एक दूसरे के हृदय को अच्छी तरह समझते हैं और एक दूसरे की भावना और इच्छा का सम्मान भी करते हैं। इन तीनों पात्रों के स्वभाव में समानता दिखाई देती है। तीनों में आत्मदान और आत्मदमन की भावना भरी हुई दिखाई देती है। निपुणिका भट्ट से कहती है, जो वास्तव है उसको दबाना और जो अवास्तव है उसको आचरण करना, यही तो अभिनय है। सारे जीवन यही अभिनय किया है। संवाद से भट्ट को इस बात का एहसास होता है, यह पग पग का बंधन है, श्वास श्वास का दमन अभिनय है। एहसास के बावजूद यह बंधन इतना प्रिय हो गया है कि इस पर उन्हें गर्व भी होता है। अगले ही क्षण भट्ट कहता है, मलेच्छ जाति में इसी संयम का अभाव है, आत्मनियंत्रण का अभाव। उन्हें यही चाहिए। भारतीय समाज में बंधन को सत्य मानकर संसार को बहुत बड़ी चीज़ दी है। निपुणिका हामी भरती है, हाँ, भट्ट ही माधुर्य है। यह भट्ट बंधन ही माधुर्य है। बाणभट्ट उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। पूरी कथा उसी का आख्यान है। द्विवेदी जी का मन भी इसी पात्र के चरित्रांकन में खूब रमा है। फिर भी यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उपन्यास के किस पात्र के चित्रण में द्विवेदी जी की कला बिखरी है। निपुणिका हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट और अद्वितीय पात्र है। निपुणिका ही वह चरित्र है जो सभी कथा सूत्रों को स्त्री समस्याओं और स्त्री भूमि के मिशन के रूप में संगठित करती है। यह निपुणिका ही है जो बाणभट्ट की स्त्री संवेदना को एक मिशन के रूप में दिशा देती है। भट्ट एक ब्राह्मण पंडित और कवि के रूप में राजकीय कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से थानेश्वर आया था, लेकिन निपुणिका से उसकी आकस्मिक मुलाकात ने उसके जीवन के उद्देश्य और दिशा बदल दिया। निपुणिका की प्रेरणा से एक राजकृपा के आकांक्षी से स्त्री मुक्ति और राष्ट्रीय एकता का आकांक्षी बन जाता है। निपुणिका इस उपन्यास की एक निर्णायक पात्र है। इसलिए निपुणिका के चरित्र का विश्लेषण अतिरिक्त सावधानी की मांग करता है। बाणभट्ट और न्यूनिया के बाद तीसरा महत्वपूर्ण पात्र भट्टिनी या राजकुमारी चंद्र ददीची है। यह पात्र देवसूत्र तुवर मिलिंद की पुत्री के रूप में वर्णित चित्रित है। इसका अपहरण थानेश्वर के छोटे राजकुल ने किया है, जहां से भट्ट उसे आज़ाद करवाकर सम्मान पूर्वक लाते हैं। वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज़ है? प्रेम देवता को उसकी नयनाग्नि में भस्म करा के ही कभी गौरव का अनुभव करे। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवन दस्तावेज है। ऐतिहासिक उपन्यासकार को अतीत में भी प्रवेश करना पड़ता है। अतीत में प्रविष्ट होकर ही इतिहास को वर्तमान संदर्भों के साथ जोड़ पाता है। इसी जुड़ाव के माध्यम से ऐतिहासिक उपन्यासकार अतीत को चित्रित करता है। अब देखिए यहाँ पे मुख्य पात्र जो है वो बताए गए हैं। मुख्य पात्र में बाणभट्ट है, इनका असली नाम है दक्ष। न्यूनिया निपुणिका का प्राकृत नाम है। भट्टिनी देवपुत्र तुंवर मिलिंद की कन्या है। अब विशेषताएं क्या है वो देख लीजिए। उपन्यास के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री संबंधों विचारों को भी समझने में सहायता मिलती है। न्यूनिया उज्जैनी की नाटक मंडली में भर्ती करने के पश्चात ये सोचता है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभट्टा माना जाता है,
कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक देवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। अब यहाँ देखिए बताया गया है स्त्री शरीर को कौन देव मंदिर के समान मानता है, तो वो बाणभट्ट के लिए बोला गया है। आगे देखिए संदर्भ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 2010 बाणभट्ट की आत्मकथा नई दिल्ली राजकमल प्रकाशन। अब इनकी जो ये रचना है 2010 में दिल्ली से प्रकाशित हुई है राजकमल प्रकाशन के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी 19 अगस्त 1907 19 मई 1979 हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बार्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। सन 1957 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले यह उपन्यास भारत की स्वतंत्रता का उद्देश्य है। यह उपन्यास बिल्कुल नए तरीके का बहुचर्चित ऐतिहासिक उपन्यास है। यह उपन्यास देश दुनिया में प्रसिद्ध व ख्याति प्राप्त करने वाला सफल उपन्यासों में एक उच्च कोटि का संग्रह है। तो देखिए यहीं पे हमारा प्रश्न समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे से सुना होगा आपने। अब आप इसको नोट भी कर सकते हैं देखते हुए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़ दोस्तों। और अगर कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिए। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।